Assalamu alaikum. Welcome to the Software Engineering 2 course and Software Verification and Validation course in lecture number 6. लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट किया था जो कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के हवाले से था और उसमें बेसिक जो चीज़ें हमने कवर की सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन, सॉफ्टवेयर वैलिडेशन और उसके अलावा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है कितनी किस्म की होती है और हमने उनको डिटेल से और एग्जांपल से कवर किया। मुझे उम्मीद है कि वो बुक से चैप्टर आपने कम्प्लीटली रीड कर लिया होगा और अगर नहीं किया तो काइंडली वो भी रीड कर लें ताकि जो भी उसकी डिटेल है वो आप प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों देख सकें। आज हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने लगे हैं हमारी टेक्स्ट बुक का और वो है सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन। बेसिकली सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन का मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज करना होता है, वो वक्त के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि आज हमने सॉफ्टवेयर बनाया है तो कल उसका जो है वो चेंज होगा, ऐसा नहीं है। वक्त के साथ साथ जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगी, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी, वैसे वैसे सॉफ्टवेयर में भी चेंज आएगा। तो इस चैप्टर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो कवर करेंगे उसमें एवोल्यूशन प्रोसेसेस हैं, लेगेसी सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। तो ये 3 बेसिक हमारे टॉपिक होंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर चेंज। सॉफ्टवेयर चेंज इज़ द इनविटेबल। तो यहाँ पे बात ये है कि सॉफ्टवेयर चेंज बुनियादी तौर पर कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें पता है कि सॉफ्टवेयर में आगे चेंज होने वाला है, बल्कि हमें नहीं पता होता इस चीज़ का। और इनविटेबल का मतलब यही है कि हमें किसी भी स्टेज के ऊपर उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि वो टेक्नोलॉजी की वजह से हो सकता है, इन्वायरमेंट की वजह से हो सकता है, यूज़र की रिक्वायरमेंट चेंज होने की वजह से हो सकता है, या कोई डिफेक्ट्स वगैरह अगर आते हैं तो उस सिनेरियो में भी हो सकता है। न्यू रिक्वायरमेंट्स इमर्ज व्हेन द सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड। यानी जाहिर है एक सॉफ्टवेयर एक अरसा इस्तेमाल होता है, 1 साल 2 साल, उसके बाद नई रिक्वायरमेंट्स जन्म लेना स्टार्ट हो जाती हैं क्योंकि नई रिक्वायरमेंट्स उस इन्वायरमेंट की वजह से। अब देखें कि 1 साल के बाद अगर टेक्नोलॉजी बदल जाएगी तो ऑफ कोर्स हमें सिस्टम में चेंज कराना पड़ेगा। अगर हम पुराने सिस्टम पे रहेंगे तो हमारे जो कंपटीटर होंगे वो नए सिस्टम पे जा चुके होंगे तो हम उनसे पीछे रह सकते हैं। फिर बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो जा सकती है। एरर मस्ट बी रिपेयर्ड। बाज़ औक़ात मैंने कहा है कि डिफेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, उनको फिर रिकवर या फिक्स किया जाता है या रिपेयर कह सकते हैं आप। न्यू कंप्यूटर्स एंड इक्विपमेंट इज़ एडेड टू द सिस्टम। सिस्टम टेक्नोलॉजी चेंज होती है, सिस्टम बदलते रहते हैं। आज जो सिस्टम है आने वाले 5 सालों के बाद आपको क्या लगता है कि ये सिस्टम होंगे, बल्कि इनसे और ज़्यादा फास्ट और बहुत ज़्यादा रोबस्ट सिस्टम, फ्लेक्सिबल सिस्टम आ चुके होंगे मार्केट में। तो कोशिश ये की जाती है कि उन सिस्टम्स को फिर आगे फर्दर इस्तेमाल किया जाए क्योंकि वो फिर आगे रिक्वायरमेंट बन जाती है परफॉर्मेंस की या बेसिकली बिजनेस की। द परफॉर्मेंस और द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम में हैव टू बी इम्प्रूव्ड। वक्त के साथ साथ सिस्टम की परफॉर्मेंस में चेंज आता है और ज़रूरत पड़ती है। अगर फ़र्ज़ करें कि आप देखें कि डेटाबेस का कोई सिस्टम है तो अगले 1 साल यूज़ कर रहे हैं आप, 2 साल यूज़ कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे ऐसी, क्योंकि डाटा जैसे जैसे उस सॉफ्टवेयर में बढ़ता चला जाएगा तो सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस कम होती चली जाएगी। तो हमने सॉफ्टवेयर को भी फिर आगे ऑप्टिमाइज़ करना होगा उस डाटा के मुताबिक ताकि उसकी परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क ना आ सके, रिलायबिलिटी में कोई फ़र्क ना आ सके। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है वक्त के साथ साथ इन चीज़ों को इम्प्रूव करना। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हमारा सिस्टम फेलियर की तरफ चला जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जो कंपटीटर्स लोग हैं उनका सिस्टम हमसे ज़्यादा एडवांस हो जाए और हम उनसे काफ़ी पीछे रह जाएं। तो ये चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो ये वजूहात होती हैं एक सॉफ्टवेयर को चेंज करवाने की।
A key problem for all organization is implementing and managing change to their existing software system के change को manage करना और implement करना ये बुनियादी चीज़ होती है। और क्योंकि यही ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बहुत कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती हैं, क्योंकि पुराने सॉफ्टवेयर के अंदर नई चीज़ों को ऐड करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। और क्योंकि अगर आपका सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल नहीं है, पहले से उसको बनाया इस नोयत से नहीं गया कि उसमें चेंज अडॉप्टेबल हो सकती है या नहीं हो सकती, ये बहुत ज़रूरी है। एवोल्यूशन की क्या इम्पोर्टेंस है? ऑर्गेनाइजेशन हैव द ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन देयर सॉफ्टवेयर सिस्टम, दे आर क्रिटिकल बिजनेस एसेट। आपको पता है कि आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटराइज्ड है, और जिस भी सेक्टर में आप चले जाएं, बैंक सेक्टर में चले जाएं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, इंडस्ट्रीज़ में चले जाएं, वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर सिस्टम बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होने लग गया है। तो जाहिर है ऑर्गेनाइजेशन वो सिस्टम तैयार करवाने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं उस सिस्टम में, और जो बड़े सिस्टम हैं वो तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, और ऑफ कोर्स उस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन का एक क्रिटिकल एसेट बन जाता है, एक असासा बन जाता है जो कि क्रिटिकल होगा, क्योंकि उस पर पैसा बहुत खर्च हुआ है तो ज़्यादा क्रिटिकल होगा। मिसाल के तौर पर आप गाड़ी लेके आते हो, आप अपनी गाड़ी लेके आए, गाड़ी एक ऐसी चीज़ है बहुत ही कॉस्टली होती है, तो आप उसकी हिफाजत बहुत करते हैं। आप चाहते हैं कि जी ये बिल्कुल इसको कोई खराश ना आए, इसको मतलब मैंने कोई इसको सिक्योरिटी का कोई इशू ना आए, तो मैं या आप लोग उसकी बहुत हिफाजत करते हैं। उसकी वजह ये होती है बहुत कॉस्टली होती है। तो अब आप खुद अज्यूम कर सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जब इतना महंगा सॉफ्टवेयर बनवाती है तो वो उसका क्रिटिकल बिजनेस एसेट होता है। द मेंटेन द वैल्यू ऑफ दीज एसेट्स टू द बिजनेस दे मस्ट बी चेंज एंड अपडेटेड, के बिज़नेस का जो एसेट है उसकी वैल्यू को मेंटेन किया जाए और वक्त के साथ साथ चेंज किया जाए, अपडेट किया जाए, ये बहुत ज़रूरी होता है। द majority of software budget in the large companies is devoted to changing and evolving existing software rather than developing the new software. कोशिश यही की जाती है कि जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो पुराने सिस्टम के अंदर ही चेंज करवाने की तरजीह देती हैं, बजाय कि वो अब उस पुराने सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके नया सिस्टम बनवाने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसा करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। ये अब आपके सामने स्पाइरल मॉडल है, इसमें जो डेवलपमेंट और एवोल्यूशन है उस चीज़ को मैंने यहाँ पे शो किया है। स्पाइरल मॉडल आपको याद होगा, हम पिछले कोर्स में डिस्कस कर चुके हैं और आप इसके बारे में पहले से जानते होंगे। तो अब आप देखें कि इसके 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ पे आप देखें कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और ये आप देखें स्पेसिफिकेशन है, और उसके बाद ये यहाँ से शुरू होता है। आप रिलीज़ 1 से ऐसे स्टार्ट करते हुए इन तमाम एक्टिविटीज़ से गुज़रते हुए जाते हैं, और बेसिकली आप ऐसे समझ लें कि साथ साथ आप ये इवैल्यूएशन भी ऐसे ही शुरू करेंगे, यानी जब कुछ चेंज करेंगे तब भी आप यहीं से शुरू करेंगे, और फिर उसकी स्पेसिफिकेशन बनेगी, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वैलिडेट करेंगे, और फिर ऑपरेशंस होगा। और उसी तरह आप देख सकते हैं कि ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक आपका सिस्टम कम्प्लीटली चेंज नहीं हो जाता। यहाँ पे अब उसको मैंने एवोल्यूशन और सर्विसेज में आपको बताया है कि वही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होगा, उसके बाद सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन होगा, उसके बाद सॉफ्टवेयर सर्विसेज होंगी, और सॉफ्टवेयर रिटायरमेंट होगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखें कि सिस्टम डेवलप हुआ, उसमें चेंज आएगा, फिर वो सर्विसेज होंगी चेंज करने के बाद, फाइनली एक वक्त ज़रूर ऐसा आएगा कि वो सॉफ्टवेयर रिटायरमेंट की तरफ चला जाएगा। यानी ऐसा समझ लें कि वो हमेशा तो चेंज नहीं होता रहेगा, आपको सिस्टम में फिर नया सिस्टम बनवाना पड़ता है, क्योंकि आज देखें कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, फास्टली ग्रो कर रही है। तो आने वाले वक्त में सिस्टम क्योंकि तेज़ आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी तेज़ आ जाती है, इंटरनेट तेज़ आ जाता है, तो फिर हमें वो पुराने सिस्टम के अंदर उसकी कंपैटिबिलिटी नामुमकिन सी बात बन जाती है, इसलिए हमें नए सिस्टम की तरफ जाना ही पड़ता है। अब इसमें उनको तीनों फेसेस को डिटेल से दिखाया है
evolution, this stage the software system life cycle where is operational use and it is evolving as new requirement are proposed and implemented in the system। कि इस स्टेज के अंदर जो बेसिकली लाइफ साइकिल होता है सिस्टम का वो ऑपरेशनल इस्तेमाल होता है और नई रिक्वायरमेंट्स बनाई जाती हैं और उनके एनालिसिस किया जाता है न्यू रिक्वायरमेंट्स का और फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। सर्विसिंग स्टेज के ऊपर द सॉफ्टवेयर रिमेन्स यूजफुल बट ओनली चेंजेस मेड आर दोज रिक्वायर्ड टू कीप इट द ऑपरेशनल। बेसिकली सॉफ्टवेयर इसमें इस्तेमाल होता है लेकिन इस वक्त उन चीज़ों को चेक किया जाता है या उन चीज़ों की ऑपरेशंस को चेक किया जाता है जो आपने चेंज की हैं कि वो ठीक से परफॉर्म कर रही हैं, उससे बाकी सिस्टम तो अफेक्ट नहीं हो रहा। तो हो सकता है यहाँ को बग्स वगैरह आए उनको फिक्स करना पड़े और बेसिकली इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से बग्स आ सकते हैं। तो नो न्यू फंक्शनैलिटीज़ एडेड, इस वक्त कोई इसमें फिर नई फंक्शनैलिटी ऐड नहीं होती। फेस आउट और उसके बाद सॉफ्टवेयर में स्टिल बी यूज्ड बट नो फर्दर चेंज आर मेड टू इट। तो सॉफ्टवेयर अगर फर्ज करें मतलब उसमें कोई चेंज नहीं करनी है मज़ीद तो फिर हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आगे अब एवोल्यूशन प्रोसेसेस देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन प्रोसेसेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर बीइंग इज मेंटेन, यानी किस तरह का सॉफ्टवेयर आप डिपेंड कर रहे हैं मेंटेन करना चाहते हैं। अब ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि आप ये देखें कि एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर और एक सिंपल सॉफ्टवेयर दोनों में फ़र्क होता है, इसलिए इनका जो एवोल्यूशन फेस होगा वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा। जो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है ये वही बात हो रही है कि अगर हमें सॉफ्टवेयर की टाइप का पता होगा तभी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको किस तरह मेंटेन करना है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो डिपेंडेबल होती है वो होती है डेवलपमेंट प्रोसेसेस यूज़, कि आपने पहले जो सिस्टम को बनाया है उसमें कौन से प्रोसेसेस इस्तेमाल किए हैं, क्या उनमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि चेंज को वो अडॉप्ट कर सकेंगे, क्या आपने ऐसे टूल्स और टेक्निक इस्तेमाल की हैं जो कि इस चीज़ को प्रमोट करते हों कि चेंज कल को अगर आएगा तो वो उनके अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हमने कोई ऐसा डेवलपमेंट प्रोसेस इस्तेमाल नहीं किया जिसमें एवोल्यूशन का कोई सीन हो तो फिर ज़ाहिर है हमारे लिए मुश्किल होगी। द स्किल एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल इन्वॉल्व, कि लोग कितने वहाँ पे स्किलफुल हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एवोल्यूशन प्रोसेसेस आपके लोगों पे डिपेंड करते हैं कि लोग वहाँ के कितने ज़्यादा तजर्बाकार लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, तो तभी हम ये एवोल्यूशन का प्रोसेस अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। दूसरा, प्रपोजल फॉर चेंज आर ड्राइवर टू द सिस्टम एवोल्यूशन, कि दैट शुड बी लिंक्ड विद द कंपोनेंट्स दैट आर अफेक्टेड बाय द चेंज, दस अलाउइंग द कॉस्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ द चेंज टू बी एस्टिमेटेड। कि भाई इस स्टेज के ऊपर ये देखा जाता है कि चेंज करने पे कॉस्ट क्या आएगी, यानी एस्टिमेट जो हमने लगाया है क्या उसके मुताबिक आएगी या उससे बढ़ जाएगी। इस चीज़ का इम्पैक्ट हमने देखना होता है। अगर बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है कि वो चेंज हमें बहुत ही कॉस्टली पड़ रही है, शायद हम फिर उसको मतलब इम्प्लीमेंट ना करें। चेंज आइडेंटिफिकेशन एंड एवोल्यूशन कंटिन्यू थ्रू आउट द सिस्टम लाइफ टाइम, के ये जो चेंज है आइडेंटिफिकेशन बुनियादी तौर पे कि एवोल्यूशन क्या है उसकी मतलब निशानदही की जाती है कि थ्रू आउट जो है उसमें क्या लाइफ टाइम उसका होगा, ये सारी चीज़ें इस स्टेज के ऊपर होती हैं। यहाँ पे अब चेंज आइडेंटिफिकेशन और एवोल्यूशन प्रोसेस है कि सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले तो जो चेंज आप करना चाहते हैं उसको आइडेंटिफाई करें और इस प्रोसेस के अंदर उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद जब वो आइडेंटिफाई हो जाती हैं चीज़ें तो फिर वो चेंज एज ए प्रपोजल पेश की जाती हैं कि ये चेंज हम करना चाहते हैं, ये आइडेंटिफाई की हैं, तो एक डॉक्यूमेंट होगा या एक मतलब एक ऑफिशियली यहाँ पे प्रपोजल सबमिट किया जाएगा। उसके बाद वो तमाम सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन प्रोसेस शुरू होता है, यानी चेंज अब वहाँ से इम्प्लीमेंट शुरू हो जाती है और फिर उसके बाद फाइनली न्यू सिस्टम हमारे पास आ जाता है जो कि अपडेटेड सिस्टम होगा, नया सिस्टम होगा जो कि चेंज हो चुका होगा। तो इस तरह ये सिस्टम चलता है। अब ये जो दरमियान में ये वाला फेस है इसको अब इसके अंदर क्या होता है उसको देख लेते हैं। उसका प्रोसेस ये है द सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन प्रोसेस। इसमें
सबसे पहले चेंज रिक्वेस्ट की जाती है, उस चेंज के अविज जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सिस्टम में उसका एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद उसकी प्लान बनाया जाता है कि ये रिलीज़ प्लान कैसे बनेगा चेंज करने के बाद। और फाइनली यहाँ पे प्लेटफॉर्म, अगर हम यहाँ पे अब 3 चीज़ें हैं रिलीज़ प्लानिंग के अंदर कि फ़ॉल्ट अगर आ रहे हैं तो उसको रिपेयर किया जाए, प्लेटफॉर्म अपडेट करना है, अडॉप्ट करना है कोई नया वो अडॉप्ट किया जाए, सिस्टम में इन्हेंसमेंट करनी है तो वो किया जाए। फाइनली जब ये रिलीज़ मुकम्मल हो जाता है प्लान तो फिर उस चेंज को फायर कर दिया जाता है, यानी इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। और अगर फ़र्ज़ करें इस स्टेज के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर हम दोबारा प्लानिंग में जाएंगे, फिर ये फेज़ दोबारा चलेगा। तो ये साइकिल आपको लूप नज़र आ रहा है। यहाँ से फिर फाइनली जब इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है तो फाइनली सिस्टम को रिलीज़ कर दिया जाता है ऑफिशियली, और दैट इज़ द वो न्यू सिस्टम जो मैंने आपको दिखाया था लास्ट डायग्राम में वो होता है। उसके बाद चेंज इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है। अब उसके बाद फाइनली यहाँ पे प्रपोज्ड चेंजेस आ गई हैं और रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे, हम अपडेट करेंगे और सॉफ्टवेयर डेवलप कर देंगे। तो ये इस तरीके से ये इसका प्रोसेस है। ये तीनों के प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिए हैं। फाइनली चेंज इम्प्लीमेंटेशन की बारी है कि आइट्रेशन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस वेयर रिवीजन ऑफ द सिस्टम आर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेड एंड टेस्टेड। तो ये एक साइकिल है, आइट्रेशन है, लूप है जो हम देखते रहेंगे। अगर फर्स्ट करें कोई रिवीजन होती है, कोई चेंज इनकॉर्पोरेट होती है तो उस केस में फिर उसको डिज़ाइन भी किया जाता है, इम्प्लीमेंट भी किया जाता है और टेस्ट भी किया जाता है। A critical difference is that the first stage of the change implementation may be involve program understanding, especially if the original system developer are not responsible for the change implementation। कि जो आपके ओरिजिनल सिस्टम को डेवलप करने वाले लोग हैं वो इस चीज़ के कतई जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते कि वो चेंज भी आपको करके देंगे या उस चेंज से आपके सॉफ्टवेयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कोशिश की जाती है कि वो आपको इस चीज़ की श्योरिटी दें, लेकिन ये चीज़ कोई बाय रूल उनके ऊपर फोर्स नहीं होती कि भाई चेंज करना भी उनकी ज़िम्मेदारी है। तो ये डिफरेंस समझने की ज़रूरत है। अगर हम ये डिफरेंस नहीं समझेंगे तो फिर हम उनको ही ब्लेम करते रहेंगे पूरी ज़िंदगी कि जिन्होंने सॉफ्टवेयर बना के दिया है तो वो अब उसमें अगर कोई चेंज नहीं हो रही या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम यही कहेंगे उन्होंने बना के ही सही नहीं दिया हमें। तो ये मतलब डिफरेंस आपने समझना है। ड्यूरिंग द प्रोग्राम अंडरस्टैंडिंग फेज you have to understand how to program structured and how is deliver functionality and how the proposed change might be affect the program। very important thing कि जब प्रोग्राम बन रहा था क्लाइंट को उस वक्त पूरे स्ट्रक्चर पे गौर करना चाहिए। उस मतलब पूरे कस्टमर जो क्लाइंट हैं आपके उनको डेवलपमेंट टीम के साथ उसके स्ट्रक्चर को समझना चाहिए, फंक्शनैलिटी क्या डिलीवर हो रही है उसको समझना चाहिए, और कल को अगर चेंज आ जाए तो उस प्रोग्राम पे कोई अफेक्ट होगा या नहीं होगा ये अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो फाइनली ये ब्लेम भी आप पे ही आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अर्जेंट चेंज रिक्वेस्ट में हैव टू इम्प्लीमेंट विदाउट गोइंग थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। अगर कोई बहुत ही अर्जेंट है और बहुत ही उसकी प्रायोरिटी बहुत ही हाईएस्ट है तो फिर हम वो पूरा प्रोसेस नहीं चलाते, हम इमीडिएट उसको जो है वो चेंज करने की कोशिश करते हैं। इफ़ द सीरियस सिस्टम फॉल्ट हैज़ टू रिपेयर टू अलाउ द नॉर्मल ऑपरेशन टू कंटिन्यू, कि अगर कोई सीरियस किस्म का फॉल्ट आ रहा है तो उसको वक्त पे रिपेयर किया जाए और देखा जाए। इफ़ द चेंज टू बी सिस्टम इन्वायरमेंट एंड OS अपग्रेड हैव एक्सपेक्टेड इफेक्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई सीरियस चेंज आएगा तो उसको इमीडिएटली ही स्टार्ट कर लिया जाता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। उसके लिए कोई प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं चलाया जाता क्योंकि टाइम का रिस्ट्रिक्शन हो सकता है और कुछ और भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो भी अफेक्ट हो सकती हैं। इफ़ द चेंज इज टू सिस्टम इन्वायरमेंट हैव अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट, जैसे OS को अपग्रेड करना हो ऑपरेटिंग सिस्टम को तो उस वक्त ये इमीडिएट किया जाता है। इफ़ देयर आर बिजनेस चेंजेस आर रिक्वायर वेरी रैपिड रिस्पांस, यानी अगर कोई बिजनेस रिक्वायरमेंट आपकी ऐसी बदल गई है और उसका रिस्पांस बहुत तेज़ी से आप देखना चाहते हैं
तो उस स्टेज के ऊपर भी ऐसा हो सकता है कि रिक्वायरमेंट जो है वो, अब एमरजेंसी जो रिपेयर प्रोसेस होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि उसमें पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो नहीं काम करता। तो उसमें सबसे पहले चेंज रिक्वेस्ट होती है, उसके बाद एनालाइज सोर्स कोड, जो आपका एग्जिस्टिंग सोर्स कोड है उसको एनालाइज किया जाता है, और बाद में उसमें जो चेंज होती है वो इनकॉर्पोरेट करके डिलीवर कर दिया जाता है। तो ये सिंपल सा इसका सिस्टम है, इसको देख लें आप। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है एजाइल मेथड्स एंड एवोल्यूशन। तो ये चीज़ है कि एजाइल मेथड्स का मैंने हर चैप्टर में तज़किरा किया था, पिछले चैप्टर में भी हमने स्टार्ट की थी कि एजाइल मेथड्स जो होते हैं वो बुनियादी तौर पे रैपिडली खुद होते हैं, उनमें क्लाइंट साथ बैठ के साथ साथ एक्टिविटीज़ होती हैं, उसकी ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं होता उसमें। Agile methods are based on incremental development, so the transition from the development is to evolution is the seamless one। तो यहाँ पे एजाइल सिस्टम में एक हिस्सा बन गया, फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा, फिर तीसरा हिस्सा, तो इंक्रीमेंटल चीज़ें बनती चली जाती हैं। तो उसमें जो एवोल्यूशन होता है वो ज़रा डिफरेंट होता है, ऐसे नहीं होता जैसे नॉर्मल सिस्टम का होता है। तो एवोल्यूशन इज सिंपली कंटिन्यूएशन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंटली सिस्टम रिलीजेस। तो जैसे जैसे आप एक इंक्रीमेंटल सिस्टम बनाते चले जाते हैं, उसकी जो एवोल्यूशन होती है वो भी वैसे वैसे होती है। ऑटोमेटेड रिग्रेशन टेस्टिंग इज़ पर्टिकुलरली वैल्यूएबल व्हेन चेंजेस आर मेड टू द सिस्टम। तो ख़ास तौर पे ये इसमें रिग्रेशन टेस्टिंग बहुत ज़रूरी, लास्ट टाइम हमने उसको डिफ़ाइन किया था कि कभी कोई चेंज आएगी तो उसकी वजह से सिस्टम में कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, इस चीज़ को पर्टिकुलरली जज किया जाता है। चेंजेस में भी एक्सप्रेस्ड एज द एडिशनल यूज़र स्टोरीज़। तो चेंजेस जो होती हैं वो बुनियादी तौर पर एक्सप्रेस होती हैं एज एडिशनल स्टोरीज़ के तौर पे। इसके अलावा जो हैंडओवर प्रॉब्लम्स हैं उनको देख लेते हैं। वेयर द डिपार्टमेंट टीम हैज़ यूज एन एजाइल अप्रोच बट द एवोल्यूशन टीम इज़ अनफेमिलियर विद द एजाइल मेथड्स एंड प्रेफर ए प्लान बेस्ड अप्रोच। तो यहाँ पे जो पूरी डेवलपमेंट टीम है वो बेसिकली इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल होती है कि अगर प्रॉब्लम जो आपकी क्लाइंट साइड पे अगर आ रही है तो उनको जो डेवलपमेंट टीम है उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है, गैप कोई और किस्म का हो सकता है, तो उसको ठीक किया जा सके। एवोल्यूशन टीम में एक्सपेक्ट डिटेल डॉक्यूमेंटेशन टू सपोर्ट एवोल्यूशन एंड दिस इज़ नॉट प्रोड्यूस इन द एजाइल प्रोसेसेस। तो यहाँ पे एवोल्यूशन टीम जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ज़्यादा जोर देती है डिटेल के अंदर। तो यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इनको आप देखेंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। आज के लेक्चर में हमने बेसिकली नया चैप्टर स्टार्ट किया, चैप्टर नंबर 9 और एवोल्यूशन का था, और उसको हमने आज इंट्रोड्यूस किया, एवोल्यूशन के प्रोसेस को समझा और उस हर तरह की एवोल्यूशन के बारे में बात की। नेक्स्ट चैप्टर में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, और तब तक के लिए आप इसको बुक से रीड कर लें और हम उस स्टेज के ऊपर फिर आगे इसको लेके चलेंगे। और अगर आप लेक्चर लाइक कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक करें, और ताकि आने वाली वीडियोस को आप अच्छे तरीके से कंसीडर कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर एंड नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज़।